लेकिन बड़ा सवाल ये है, शपथ ग्रहण यहाँ पर हो चुका है, उनके साथ तमाम जो 26 मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ग्रहण यहाँ पर कर लिया, लेकिन चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। जो घोषणाएं यहाँ पर की गई थी, जो वादे बिहार की जनता से यहाँ पर किए गए थे, अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आ चला है। बिल्कुल। देखिए अंकिता जी, इससे पहले भी हम लोग अभी कुछ देर पहले पूनम थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से घोषणाएं की गई है बिहार में, तो उसमें देखा जाए लाखों करोड़ की घोषणा हुई है, जिसमें कई सारे के काम हैं और जो बिहार के विकास के डोर बनेंगे उसकी घोषणा हुई है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें बिहार की जो स्थिति है बिना केंद्र की सहयोग से नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार की फंड में अगर देखा जाए तो अभी तक जो आंकड़े हैं वो बजट के लगभग 34% है सिर्फ सरकारी कामकाज में खर्च हो जाते हैं। मतलब ये है कि विकास के लिए पैसे नहीं, सिर्फ जो अभी स्थापित है उसमें ही खर्च हो जाते हैं। इसके बाद आप अंकिता जी कि 10,000 रुपये जो दिए गए थे टोकन मनी के तौर पे, जो विकास के लिए जो बाद में 2 लाख रुपए देने की बात हुई है, अगर उसके खर्च के अगर देखा जाए तो उसमें 5% जो जीडीपी है उसमें और जुड़ जाएंगे। यानी मान के चलिए कि 40% सिर्फ ये दो ही, एक तो 34% पहले से खर्च हो रहे हैं, उस पर से सिर्फ अगर महिला के जो लोन या फिर जिस तरह से उनको आगे बढ़ाने सशक्तिकरण करने के लिए 1,90,000 देने की जहाँ तक बात हो रही है, उसमें ही 5% जीडीपी में बढ़ेगा तो 40% हो जाते हैं। तो 60% आपको राज्य चलाने के लिए, तो बाकी काम कैसे होगा? तो इसमें ज़रूरी है कि केंद्र की जो भूमिका होगी एक काफ़ी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं उसको आप लागू करने के लिए आपको निश्चित तौर पे केंद्रीय आर्थिक पैकेज की ज़रूरत बिहार को पड़ेगी और उम्मीद हम करते हैं कि केंद्र सरकार खुद इस घोषणा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हैं और उन्होंने आगे बढ़कर घोषणाएं की हैं, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की जरूर वो गुंजाइश करेंगे। बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आज शपथ ग्रहण हो गया है नई सरकार का, ऐसे में अब क्या लगता है जो वादे यहाँ पर किए थे उन वादों को पूरा करने का वक्त दौर यहाँ पर आ चला है? खासतौर से अगर हम युवाओं की यहाँ पर बात करें, काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर युवाओं के बीच में देखने को मिली थी, खासतौर से रोजगार को लेकर, और पलायन का मुद्दा भी यहाँ पर जोर शोर से उठा था। तो क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी और पहला काम यहाँ पर नीतीश सरकार की तरफ से यही हो सकता है कि जो युवाओं की नाराजगी है, जो रोजगार की समस्या है, उसे दूर किया जाए? देखिए अंकिता जी, जो हमारे देश में वादे किए जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर वो वादे पूरे ना किए जाए तो सरकार नहीं बन पाती है? मुझे तो ये लगता है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ जो हम पंचवर्षीय योजनाएं और चुनाव देखते चले आ रहे हैं, ये वादे किए जाते हैं और उनको जो पूरे नहीं करते हैं वही भारी बहुमत से चुनाव जीतते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा देश का चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, उसमें कोई भ्रष्टाचार की बात करने को तैयार नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट की बात करने को तैयार नहीं है। हमारा जो वोटर है, वोटर बात जो वोट करता है वो करता है जाति के आधार पर। हमारा जो देश का वोटर है वो वोट करता है हिंदू मुस्लिम के आधार पर। हमारे देश का जो वोटर है वो वोट करता है मंदिर मस्जिद के आधार पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देश के अंदर आ गई है। डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, वादे पूरे करने से कोई मतलब नहीं। अगर मैं बिहार की बात करूं, पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पलायन बड़ा मुद्दा है, फिर भी लगातार सरकार बन रही है। जिस तरीके से अब की बार सरकार बनी है, मुझे नहीं लगता वहां के लोग पलायन से शायद खुश है, पलायन को वो वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी को शायद वो वोट कर रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन देखा नहीं है कि वहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा, या एजुकेशन के सेक्टर में हम इतनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस लेकर आए कि देश और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए वहां जाने लगे। या हमने स्पोर्ट्स के मामले में कुछ ऐसा किया कि स्पोर्ट्स की राजधानी बिहार को बना दिया कि खेल के लिए लोग वहां जाने लगे, ट्रेनिंग करने लगे, ओलंपिक की, एशियाड की, राष्ट्रीय खेलों की। तो कोई भी एक फील्ड ऐसा आप नहीं मुझे बता सकती जिस वजह से बिहार आगे बढ़ाओ। बिहार की स्थिति जो 20 साल पहले थी वही बिहार की स्थिति आज है। लेकिन देखिए, मैंडेट लोगों ने ऐसे दिया है, बड़ी मजबूती से सरकार बनी है, बीजेपी को भी जबरदस्त मैंडेट मिला है और जेडीयू को भी जबरदस्त मैंडेट मिला है, और उन्हीं लोगों को फिर से जिम्मेदारी भी दी गई है। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में वोट किस आधार पर दिया जाता है।
क्या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से दिया जाता है, रोजगार के हिसाब से दिया जाता है? आखिर हमारे वो पैरामीटर्स क्या है? मुझे तो ये लगता है आज की तारीख में जो वोट दिया जाता है अंकिता जी, वो ये दिया जाता है कि मेरी पॉकेट में आज किसने क्या डाल दिया, या मुझे खाने के लिए अनाज 2 किलो या 5 किलो जितना मिलता है राशन, उसके हिसाब से कौन सी सरकार दे रही है। हम अपने छोटे छोटे फायदों को देखते हैं, हम देश और प्रदेश के या बड़े फायदे जो सामूहिक फायदे हैं, समाज के फायदे हैं, उनकी तरफ कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल मेरी सहयोगी हमारी संवाददाता अपराजिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, शपथ ग्रहण यहाँ पर हो गया है। बिहार की जनता ने भारी मत से यहाँ पर एनडीए को जिताया है। उनकी सरकार अब यहाँ पर बन रही है और आज पहला कदम यहाँ पर रख दिया गया है। शपथ ग्रहण यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब बारी तो काम की है। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और ज़्यादा आशंका थी कि नीतीश कुमार ही होंगे, और आज उस पर मोहर लग गई है। शपथ ग्रहण का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो हो चुका है। और जिस तरीके से जिनको जो पद दिए गए हैं, सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ये पद सभी को दिया गया होगा, और जो वादे किए गए, जो घोषणाएं किए गए, अब वक्त है कि एनडीए उस पर पूरी तरीके से खड़ी उतरे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो जनता से जो इतने दिनों से आग्रह किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो किस तरीके से काम किए जाएंगे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, जो मुद्दे रखे गए थे उस पर कैसे काम होगा, तो जितनी भी रणनीति बनाई गई, अब वक्त है कि उस पर अमल करे एनडीए। और लगातार जिस तरीके से आपने देखा, युवा वर्ग के रोजगार के मुद्दे बहुत ज्यादा उठते हुए नजर आए बिहार में, तो ये देखने वाली बात होगी कि युवा वर्ग ने जिस तरीके से भरोसा जताया है एनडीए पर, उसमें किस तरीके से एनडीए की सभी पार्टी जो है वो काम करने में पूरी तरीके से सही उतरती है। और आपने देखा कि आज शपथ ग्रहण जिस तरीके से हुआ, उसमें नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की जो है शपथ लिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया। इसके अलावा कई तमाम नेता को भी रिपीट किया गया जो पहले से मंत्री में रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। चाहे जेडीयू के अशोक चौधरी की बात कर ले, नितिन नवीन की बात कर ले, बीजेपी के रामकृपाल यादव की बात कर ले, लेसी सिंह, जैसी सिंह, सबकी मौजूदगी दिखी। और जिस तरीके से लगातार अपने अपने वादे किए गए हैं, उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा एनडीए के लिए। और लगातार अब इस पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी अंकिता जी, कि किस तरीके से जो वादे करके लाया गया है, इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें बहुमत से एनडीए ने जीत हासिल की है, तो वादों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के शपथ ग्रहण हो चुका है, सारे लोगों ने अपने अपने पद की जो है शपथ ले ली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उस पर कौन किस तरीके से खड़ा उतरता है। जी अंकिता जी। बिल्कुल, जो वादे यहाँ पर किए गए हैं, उन वादों पर गोविंद जी बिहार की जनता ने भरोसा जताया और उसी का नतीजा है कि अब यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वादे, महिलाओं की अगर हम बात करें, 2 लाख रुपए की सहायता राशि का वादा यहाँ पर किया गया है। लखपति दीदी के तहत 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का वादा यहाँ पर किया गया है। राज्य के हर जिले में फैक्ट्री, 10 औद्योगिक पार्क लगाने का, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 करने का वादा किया गया है। 50 लाख नए मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 4 नए शहर, मतलब ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो मेट्रो को लेकर भी यहाँ पर वादा किया है 4 नए शहरों में। तो ऐसे में इन वादों को पूरा करने का जो आर्थिक पैकेज है वो यहाँ पर कैसे सरकार जुटा पाएगी, क्योंकि बिहार की स्थिति कैसी है वो हम सभी के सामने है। तो क्या डबल इंजन की जो सरकार यहाँ पर है उससे इन वादों को पूरा करने में मदद मिल पाएगी? अंकिता जी, बड़ा सवाल आपने किया है, और जिस तरह से बिहार की जनता को ये बात समझने की ज़रूरत भी है और सरकार को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर ये 5 साल में ये वादा पूरा नहीं करते हैं तो इस बार जो उन्हें अभय दान दे दिया गया, खासकर मैं युवा की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि युवाओं ने पटना के गांधी मैदान से लेकर जो प्रदर्शनी वहां होते हैं, लाठी खाने के बावजूद भी, अगर आंकड़े के हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूं कि वोट पड़े हैं एनडीए के पक्ष में। हालांकि यूथ जो थे वो महागठबंधन और जनसुराज की तरफ समर्थन दिखा रहे थे, लेकिन जब वोट देने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आखिरकार विश्वास आपको एनडीए की तरफ ही जताया और उनकी सरकार बनने में आप उन्होंने हेल्प की, सहायता की। तो ऐसे में अब उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सरकार यहाँ पर सफल हो सकती है जो युवाओं के लिए काम करे, यानी कि रोजगार का सृजन करे और पलायन रोके।
पलायन तभी रुक सकता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इसमें बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एनडीए की तरफ से ये भी घोषणा की गई है अंकिता जी कि सभी जिलों में एक कारखाने लगाए जाएंगे। तो देखिए, बात तो चुनाव से पहले राम राज की बात हो जाती है कि हम राम राज लाने वाले हैं, लेकिन उसको राम राज कैसे आएगा इस पर अब सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब ये साफ साफ दिखता है कि जब तक इस पर काम नहीं होंगे तो फिर जनता को उस पर भरोसा उतरेगा, तो फिर इस सरकार के लिए आगे कठिनाई साबित होगी। हाँ, नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा था कि ये उनके जो अंतिम चुनाव होंगे तो उन पर एक सहानुभूति लहर भी थी भीतर भीतर से। महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो महिलाओं को पहले से ही नीतीश कुमार की सरकार में काफ़ी सहानुभूति मिली थी और महिला उत्थान के लिए काम किए गए थे। इससे पहले भी हम बातचीत कर रहे थे अंकिता जी कि 2010 से 2015 के बीच में जो काम किए गए वो महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने काम किया था, जिस कारण से उनको काफ़ी वहाँ पर लोकप्रियता मिली थी। और इस बार भी जो महिला वोटर्स रही हैं वो निर्णायक भूमिका में यहाँ पर रही हैं। ऐसे में संदीप चौधरी जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस के हम यहाँ पर बात करें, महागठबंधन की यहाँ पर हम बात करें, महागठबंधन एक बार फिर से क्या जनता ने नकार दिया है महागठबंधन को? और खास तौर से कांग्रेस की हम यहाँ पर बात करें तो मंथन करने की जरूरत है और नए तरीके से रणनीति बनाने की भी जरूरत होगी। अंकिता जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वाकई कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को सबसे पहले अपने इतिहास को जानने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी अकेली देश की पार्टी थी जिसने आजादी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया और वो लोगों के बीच आज अपनी बात नहीं रख पाती, लोगों को अपना इतिहास याद नहीं दिला पाती। लोगों के साथ हर परिवार से व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। जितने आज राजनीतिक दल हैं, अगर आप इन पर भी स्टडी करेंगे, इनकी रिसर्च करेंगे तो इनके जितने बड़े नेता हुए वो सब कांग्रेस से निकल करके गए। तो कांग्रेस ऐसे में अगर आरजेडी जैसी पार्टी की उंगली पकड़कर चलने की कोशिश करेगी बिहार में, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी की उंगली पकड़कर चलने की कोशिश करेगी, अलग अलग राज्यों में आप जाकर के देखिए, बंगाल में वो टीएमसी की उंगली पकड़ने की कोशिश करेगी, तो ये चीजें कांग्रेस को सूट भी नहीं करती है। मेरे ख्याल से अच्छा बुरा वक्त सबका आता है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपना कार्यकर्ता खड़ी करने की जरूरत है। चुनाव तो बाद में भी जीत सकते हैं, कार्यकर्ता खड़ा कीजिए, संगठन बनाइए, हर जिले में जाइए और जितनी भी सीटें हैं, अगर 243 सीटें बिहार के अंदर थी तो 243 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना था। ये जो गठबंधन का इनका सिस्टम है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को गठबंधन चुनाव होने के बाद करना चाहिए कि किसके साथ जाकर वो सरकार बना सकते हैं और किसकी सरकार वो बनवा सकते हैं। सबसे पहले अपना संगठन मजबूत करना होगा। अदरवाइज जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चली गई है, जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, बंगाल में कांग्रेस हाशिए पर है और कई स्टेट्स में कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो ये सफर कांग्रेस का लगातार जारी रहेगा जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा नहीं करेगी, संगठन को मजबूत नहीं करेगी और हर विधानसभा में चुनाव लड़ने का जज्बा पैदा नहीं करेगी अपने लोगों के अंदर, तब तक कांग्रेस की हालत खराब होती चली जाएगी। बिल्कुल, तो हर पर अब मंथन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहरहाल बिहार में अब नीतीश कुमार की ताजपोशी यहाँ पर हो चुकी है और नई सरकार के गठन की जो कार्यप्रणाली है वो भी, प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ेगी। यहाँ पर किसको कौन सा विभाग यहाँ पर मिलेगा उस पर भी मंथन शुरू होगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।